काली बहू के लिए अमीर ससुराल से भिड़ने वाली देवरानी। सुबह का समय है। 6 महीने का मुन्ना एक तरफ पालने में जोर जोर से रो रहा है। सीता मुन्ने को पालने से उठाकर दूध पिलाने जा रही है। तभी अचानक निम्बोली देवी गुस्से में सीता को जोरदार धक्का मारती है। सीता का पैर फिसल जाता है और वो डाइनिंग टेबल के कोने से टकराकर फर्श पर बहुत बुरी तरह गिरती है। तुझसे 100 बार मना किया है ना कि इससे दूर रहा कर। मेरे पोते पर भी तेरी ये काली परछाई नहीं पड़नी चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ गई ये मनहूस। सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लो तो पूरा दिन खराब चला जाता है। माँ जी प्लीज, माँ जी मुझे मेरा मुन्ना, प्लीज मुझे उसे दूध पिलाने दो। वो बहुत भूखा है, वो रो रहा है। माँ जी मेरी छाती में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे दूध पिलाने दो माँ जी। अच्छा तुझे दूध पिलाने दे ताकि मेरा भतीजा भी तेरे जैसा कोयला हो जाए। कल मुंही करमजली कहीं की, जा जाके वो दूध की बोतल बना के ला, मैं ऐसे चुप कराती हूँ। और माँ आप जाके अंदर बैठो ना एसी में, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है और इसको तो मैं देखती हूँ इस कलमुही को। निम्बोली देवी अंदर कमरे में जाती है। तभी तीखी गुस्से में सीता के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपनी औकात में रहकर बोला कर, समझ में आ गई? जा जाकर फटाफट मेरे लिए मैंगो शेक बनाकर लेकर आ। तीखी का थप्पड़ खाकर सीता वहीं रोती बिलखती रह जाती है। माँ आप चुप हो जाओ माँ, दादी ऐसा क्यों करती है माँ? माँ दादी भैया को हमारे साथ क्यों नहीं खेलने देती है? हाँ चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, मतलब मेरी वजह से तुम लोग भी परेशान हो रही हो। दोनों छोटी बच्चियां रोते हुए अपनी माँ सीता को उठाती हैं। सीता अपने आंसू पोंछकर मैंगो शेक बनाने के लिए जाती है और मिक्सी में मैंगो शेक बनाकर वो 3 बड़े गिलासों में ऊपर तक भर देती है। तभी निम्बोली देवी रसोई में आकर सीता के बाल पकड़ लेती है। क्यों री कलमुही, ये आम क्या तेरे बाप के घर से आ रहे हैं जो तू अपनी इन सब पोलियो को पिला रही है? किससे पूछकर तूने इन्हें मैंगो शेक दिया है? माँ जी छोड़िए माँ जी, दर्द हो रहा है। वो बच्चियां सुबह से भूखी थी और रो रही थी। मैंने आप लोगों के लिए पूरा गिलास निकालने के बाद ही जो थोड़ा सा बचा था वही इनको दिया है माँ जी, सच कह रही हूँ। अच्छा तो ये थोड़ा सा है? अरे कलेशी तीखी, देखना जरा, पकड़ना जरा इनके हाथ से मैंगो शेक के गिलास, बढ़िया ही ऐश करने वाली। माँ की आवाज सुनकर कलेशी और तीखी रसोई में आ जाती हैं और बच्चियों की तरफ बढ़ती हैं। नहीं दादी प्लीज हमें पीने दो ना, हमें बहुत भूख लगी दादी प्लीज। कलेशी झटके से आरोही के हाथ से गिलास छीनती है और खुद पीने लगती है। हट छोकरी, अपनी औकात देखिए, हमारी टुकड़ों पर पलती है और शौक देखो इनके। तीखी भी पिंकी के हाथ से भी गिलास छीनकर एक सांस में गटक जाती है। वाह माँ बड़ा टेस्टी बना है। अच्छा तुम ये पियोगी, मैंगो शेक पियोगी? आओ तुम्हें मैं अच्छे से मैंगो शेक पिलवाती हूँ। कलेशी और तीखी दोनों बच्चियां का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें छत पर ले जाती है। चिलचिलाती धूप है और फर्श तवे की तरह तप रहा है। नंदे उन्हें धूप में छोड़कर छत का लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती हैं। बच्चियां रोते हुए दरवाजा पीटने लगती हैं। बुआ ओ बुआ दरवाजा खोलो ना, हमारे पैर जल रहे, बुआ प्लीज दरवाजा खोलो। बच्चियों के रोने की आवाज सुनकर सीता भागते हुए ऊपर छत के दरवाजे के पास आती है। दीदी ओ दीदी प्लीज खोल दीजिए दरवाजा, बच्चियां छोटी हैं, धूप में झुलस जाएंगी, उन्हें अंदर आने दीजिए दीदी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ज्यादा लाड़ा रहा अपनी लड़कियों पर, ये तो पहले से ही कुलक्षणी है, ऊपर से 2 कलंक और पैदा करके रख दिए इस घर के अंदर। खबरदार अगर ये दरवाजा खुला, अगर आज ये दरवाजा खुला तो तुम तीनों को इसी वक्त धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। आ गई बात समझ में? तभी हॉल से कंजू सिंह बनियान और धोती पहने हाथ में अखबार लिए अंगड़ाई लेते हुए बाहर आते हैं। अरे भैया क्यों दोपहर में इतना कलेश मचा रखा है, सोने भी नहीं देते। तुम्हें तो बस 24 घंटे सोने सोने और सोने की ही पड़ी रहती है। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? वैसे कुछ खुशबू आ रही है। तुम्हारी नाक तो वैसे भी कुत्ते से भी ज्यादा लंबी है, खुशबू तो तुम्हें पहले आएगी। खैर अब वो आमरस रखा है, पी लो चुपचाप। निम्बोली देवी की फटकार सुनकर कंजूस सिंह अंदर चले जाते हैं। तभी उनका छोटा बेटा लखन पसीने से लथपथ अंदर आता है। उफ, भगवान आज तो बाहर भयंकर गर्मी हो रखी है। अरे भाभी जरा मुझे फ्रिज का ठंडा पानी दे दो, गला सूख कर कांटा हो गया है। सीता अपने आंसू पोंछते हुए रसोई से ठंडे पानी की बोतल और गिलास लेकर लखन के पास आती है। अरे भाभी आप रो क्यों रही हो? और ये आपकी कहानी से खून क्यों निकल रहा है? और आरोही पिंकी कहाँ है? वो लखन आरोही और पिंकी ऊपर छत पर है। कलेशी जिज्जी और तीखी जिज्जी ने उन्हें। क्या इस चिलचिलाती धूप में दोनों बच्चे छत पर हैं?
भगवान, इस घर में तो वास्तव में अन्याय की हद हो गई है। लखन गुस्से में तेजी से छत का दरवाजा खोलता है। सामने पिंकी और आरुई चिलचिलाती धूप में नंगे पैर फर्श पर खड़ी तड़प रही हैं। लखन को देखते ही दोनों बच्चियां रोती हुई दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती हैं। चाचू चाचू चाचू, देखो ना, बुआ ने हमारा मैंगो शेक भी छीन लिया और हमें यहाँ धूप में बंद कर दिया। हाँ चाचू, हमारे पैर देखो चाचू, कितने लाल हो गए हैं। लखन अपनी दोनों भतीजियों को दोनों हाथों में उठा लेता है और सीढ़ियों से नीचे हॉल में लेकर आता है। तभी, क्यों रे लखन, तुझसे किसने कहा था इन्हें नीचे लाने को? बड़ा है अपनी इस काली भाभी का तरफदार। माँ, बहुत हो गया अब। अगर इस घर में यही सब अत्याचार चलता रहा ना, तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने मुंह खोल रहा है? इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। मेरी ही बिल्ली और मुझी से म्याऊं, मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया इस कलमुही ने। रुक बेटा, बताती हूँ तुझे भी और तेरी इस प्यारी भाभी को भी। भाभी, आप बर्फ और छालों पर लगाने वाली क्रीम लेकर मेरे कमरे में आओ। चलो आरोही, पिंकी, मैं तुम्हें अपने कमरे में सुलाता हूँ और अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगा। लखन बच्चियों को अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर बिठाकर उनके पैरों के छालों पर दवाई लगाने लगता है। माँ जी, देखिए ना, मुन्ना बोतल का दूध नहीं पी रहा, वो उल्टी कर देता है। देखिए वो कितना कमजोर होता जा रहा है। मुझे उसे एक बार दूध पिलाने दीजिए। तू मुझे सिखाएगी? तू सिखाएगी मुझे कि बच्चे कैसे पालते हैं? काली कलूटी कलमुही कहीं की। मैंने भी इस घर में 4-4 बच्चे पाल कर बड़े किए हैं, समझी? तेरे इस काले दूध की एक बूंद भी मेरे पोते के मुंह में नहीं जाएगी। चल भाग यहाँ से। निम्बोली देवी झटके से कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं। रात के करीब 12 बजे है। निम्बोली देवी अपने कमरे में गहरी नींद से सो रही है और 6 महीने का मुन्ना उसके पास बेड पर लेटा हुआ है। तभी सीता दबे पांव बिना आवाज किए सास के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। भगवान, माँ जी की आंख न खुल जाए, मेरा बच्चा भूख के मारे दिन भर तड़पता है, इसका पेट भर दो बस। सीता मुन्ने को अपनी छाती से लगाकर कोने में बैठकर आंसू बहाते हुए उसे दूध पिलाती है। करीब आधे घंटे बाद मुन्ना सो जाता है तो सीता उसे चुपचाप निम्बोली देवी के बगल में सुलाकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तभी निम्बोली देवी रसोई में आती है और पोहा देखकर सीता के बाल पकड़कर खींचने लगती है। क्या और कलमुही, तुझे किसने कहा था ये पोहा बनाने के लिए? तुझे 100 बार बताया है ना कि हम लोगों को पोहा पसंद नहीं है। माँ जी छोड़िए, माँ जी दर्द हो रहा है। वो आरुही और पिंकी सुबह से जिद कर रही थी कि उन्हें पोहा खाना, बच्चियों के लिए थोड़ा सा बनाया माँ जी। अच्छा, तो अब तू अपनी इन सपोलियों के हिसाब से चलेगी इस घर के अंदर? किसने कहा है कि तुझे अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी है? चुपचाप से पोहा उठाकर रख दे, इसे हम दोपहर में खाएंगे और हमारे लिए अलग से गरम गरम नाश्ता बना, समझी? रसोई के दरवाजे के पास खड़ी आरोही और पिंकी अपनी माँ को पीटता देखकर रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी समय लखन अपनी गर्लफ्रेंड गीता से मिलने एक रेस्टोरेंट में आया हुआ है। लखन परेशान होकर अपनी उंगलियों को चटका रहा है। क्या बात है लखन, जब से आए हो एकदम गुमसुम बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। क्या बताऊं गीता, मेरी माँ और दोनों बहनें बहुत ही जालिम स्वभाव की हैं। जालिम? क्या मतलब लखन, साफ साफ कहो ना, बात क्या है? हाँ, मेरी जो बड़ी भाभी है ना सीता, उनका रंग थोड़ा सांवला है। बस इसी बात पर मेरी माँ और बहनें उन पर जानवरों की तरह जुल्म करती हैं। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, बात बात पर मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी दोनों छोटी बच्चियों को भी तड़पाया जाता है। मेरा दम घुटता है उस घर में गीता। मैं नहीं चाहता कि तुम उस नरक में जाओ और वो लोग तुम्हारे साथ भी कुछ गलत करें। क्या आज के जमाने में भी ऐसी दकियानूसी और घिनौनी सोच? रंग भेद के नाम पर अपनी ही बहू पर अत्याचार? मैं अकेला क्या करूंगा गीता, जब भी बीच में बोलता हूँ माँ धमकी देती है। मेरे बड़े भाई राम भी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। सच कहूँ तो मैं डर गया हूँ। डरने से अन्याय खत्म नहीं होता लखन, बल्कि और बढ़ता है। तुम तुरंत अपने घर जाओ और हमारे रिश्ते की बात करो। अपनी माँ को शादी के लिए मनाओ, चाहे जैसे भी हो। पर गीता, वो लोग तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देंगे। तो मेरी चिंता मत करो लखन, मैं एक IAS ऑफिसर की बेटी हूँ, पुलिस वालों के बीच पली बड़ी हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कैसे की जाती है। गीता की बातों को सुनकर लखन घर आता है। वहीं दूसरी तरफ आरोही और पिंकी जमीन पर बैठकर ही एक ही प्लेट में एक सूखी रोटी खा रही हैं। तभी बाहर से लखन सीधा डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। माँ, बाबूजी, आप लोगों से मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? इस घर में सिर्फ मेरी पसंद की बहू आएगी। एक ये काली कलूटी मनहूस सीता को लाकर मैं पहले ही भुगत रही हूँ, अब तेरी पसंद की कोई आड़ी टेढ़ी ले आऊं?
मेरे घर में तो जैसे उल्टी गंगा ही बहने लग गई हो। अरे माँ, पूरी बात तो सुन लो। वो लड़की बहुत बड़े खानदान की है। वो एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर की बेटी है। ओ बाबा रे, माँ शांत हो जाओ, गुस्सा थूको। पुलिस वाले की लड़की है, अगर भैया उसे भगा कर ले आए ना तो पुलिस हमारे घर की ईंट से ईंट बजा देगी, हमारी खैर नहीं होगी माँ। और क्या माँ, राजी राजी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, पुलिस के चक्कर में पड़े तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस और IAS अफसर का नाम सुनते ही निम्बोली देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे हाँ, भाग्यवान, लड़कियां ठीक कह रही हैं। पुलिस कचहरी के मामले से तो दूर ही रहना भला है। वैसे बात पक्की समझो लखन बेटा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद की बहू है तो क्या हुआ, हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर है। लखन की शादी की बात पक्की हो जाती है और शादी पक्की होने के बाद आज गीता के पिता और उनके पिता कुछ खास रिश्तेदार लखन के घर मिलने आए हैं। सुनरी काली, आज मेरी नई बहू के रईस खानदान वाले आ रहे हैं। खबरदार जो तू अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर हॉल में आई, पूरा नाश्ता चाय पकौड़े सब तू ही बनाएगी, लेकिन बाहर कदम नहीं रखेगी। सारा सामान कलेशी और तीखी बाहर लेकर जाएंगी। जी माँ जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। गीता के पिता और रिश्तेदार सोफे पर बैठे हैं। निम्बोली देवी और कंजूस सिंह उनके सामने बेहद पोलाइटली हाथ जोड़कर और बत्ती सी दिखाते हुए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कलेशी और तेखी रसोई से पकौड़े और चाय लाकर टेबल पर सजा रही हैं। अरे समधी साहब, लीजिए ना, गरम गरम पकौड़े लीजिए। हमारे घर में तो मेहमान भगवान का रूप होते हैं। वैसे भाग्यवान, जरा देखना अंदर से चाय आई कि नहीं, मुझे भी बड़े जोरों की तलब लग रही है। और नहीं तो क्या समधी साहेब, हमारी दोनों बेटियां कलेशी और तीखी ने सुबह से उठकर अपने हाथों से सारा नाश्ता तैयार किया है। गीता सोफे पर अपने पिता के बगल में बैठी है। वो जानती है कि ये सारा नाश्ता अंदर रसोई में सीता दीदी ने बनाया है। कुछ दिनों बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ लखन और गीता की शादी हो जाती है और घर में उनका भव्य स्वागत होता है। गीता लाल जोड़े में सजी बेहद खूबसूरत लग रही है और कलेशी तेखी उस पर फूलों की बारिश कर रही है। तभी घर के बाहर दो पड़ोसने आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। अरे देखो रे, सुशीला, लखन की बहू तो चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल अप्सरा जैसी गोरी चिट्टी। और सुना है गाड़ी बंगला बहुत सारा दहेज भी लाई अपने साथ। चलो अच्छा ही हुआ, वरना पिछली बार तो इस घर में। हाँ बहन, सही कह रही हो, पिछली बार तो। तभी निम्बोली जी तुरंत अपनी तीखी नजरें उन पर गड़ा देती हैं। क्या रही सुशीला की अम्मा, यहाँ खड़े खड़े किसकी कुंडली बांच रही हो? अपने घर का चूल्हा चौका संभालो। मेरी बहू लक्ष्मी है, करोड़ों का दहेज और मान सम्मान लेकर आई है, हमारे बराबरी की है वो, समझे? अपनी नजरें दूरी रखना मेरी बहू से। ओ बाबा रे, यहाँ तो मुंह खोलना बेकार है बहन, अजीब ही घर है ये पूरा का पूरा। और नहीं तो क्या, पूरा खानदान ही हिटलरों का खानदान है। इस घर में तो हर वक्त सिर्फ षड्यंत्र और साजिशें ही भरी पड़ी रहती। चल बहन, यहाँ से खिसक लो, वरना हमारा पत्ता साफ कर देगी। नजर ना लगे मेरी गोरी चिट्टी बहू को, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी लग रही मेरी गीता। ओए काली कलूटी, कहाँ मर गई? आके जरा अपनी देवरानी के पैर छुओ और इसका स्वागत करो। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये तो मेरी जेठानी जी हैं, मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं। ये मेरे पैर क्यों छुएंगी? शास्त्र कहते हैं कि बड़ी बहू घर की नींव होती है, पैर तो मुझे इनके छूने चाहिए। गीता आगे बढ़कर सीता के पैर छूने के लिए झुकती है। सीता घबराकर 2 कदम पीछे हट जाती है। नहीं नहीं छोटी बहू, तुम पैर मत छुओ, तुम तो बड़े घर की राजरानी हो, मैं तो बस इस घर की। अरे दीदी, संस्कार अमीर गरीब देखकर नहीं बदले जाते। आज से आप सिर्फ मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। गृह प्रवेश की सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं। लखन और गीता अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निम्बोली देवी पीछे से आकर उसका हाथ झटके से पकड़ लेती है। कहाँ चली महारानी? पैर फैलाकर सोने जा रही है? ये जो शादी का सारा रायता फैला हुआ है, इसे साफ करने क्या तेरी माँ आएगी? चुपचाप से पूरे घर की सफाई कर, झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद सोइयो। सीता अपनी कोठरी में आती है, जहाँ न एसी है न कूलर, बस एक पुराना पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बच्चियां गर्मी से बेहाल हैं। पहले जब चाचू की शादी नहीं हुई थी तो कम से कम हम गर्मी में चाचू के कमरे में एसी में तो सो जाते थे। अब तो चाची आ गई, अब हमें हमेशा इसी बिना एसी कूलर वाले कमरे में सोना पड़ेगा ना माँ। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। हाँ माँ, वो और दादी हमेशा गंदा क्यों बोलती हैं? क्या चाची भी हमसे नफरत करेंगी? नहीं मेरी बच्चियों, रोते नहीं है, तुम्हारी चाची बहुत अच्छी है। तुम लोग आंखें बंद करो, मैं पंखा झेलती हूँ। बच्चियों को बहलाकर सुलाने के बाद सीता कमरे से बाहर निकलती है और रात के 2 बजे तक अकेले पूरे हॉल की सफाई करती है
और जब सीता सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तभी सुन महारानी, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाइयो, कल मेरी बहू की पहली रसोई है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। निम्बोली देवी मुंह बिगाड़ कर अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के ठीक 4 बजे उठकर सीता घर के काम में जुट गई है। वो पूरे हॉल में झाड़ू लगा रही है और फिर बाल्टी में पानी भरकर पोछा लगाना शुरू करती है। तभी दोनों नंदे कलेशी और तीखी जानबूझकर पानी की बाल्टी को जोर से लात मार देती हैं। ओहो, पैर लग गया मेरा तो। अरे अरे कलेशी जी, ये क्या किया आपने? मैंने अभी अभी इतनी मेहनत से पूरा हॉल साफ किया था। अरे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी कलेशी दीदी को टोकने की? चल, ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो, चुपचाप इस पूरे कचरे को दोबारा साफ कर। सीता बिना कुछ बोले दोबारा फर्श को साफ करने लगती है। सुबह के 7 बज चुके हैं। सीता ने सारा काम निपटा दिया है। गीता सीधे रसोई की तरफ आती है। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में? और ये क्या, आपने सारा खाना और तैयारियां पहले ही कर दी? आज तो मेरी पहली रसोई थी ना, मुझे शगुन का खाना बनाना था, आपने क्यों बनाया? वो छोटी बहू, माँ जी ने कहा था। दीदी, पर पहली रसोई की रस्म तो मुझे पूरी करनी थी। अब क्या इस घर के लोग नौकर के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे क्या? अरे नहीं छोटी बहू, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझसे गलती हो गई। क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पर? तुझसे कितनी बार बोला है नारी काली कलूटी, मेरी गोरी चिट्टी बहू से दूर रहकर। क्या तो अपनी ये काली परछाई हमारे आज के शगुन के खाने में भी डाल देगी? निकल यहाँ से बाहर। सीता अपना सिर झुकाकर रोती हुई रसोई से बाहर भाग जाती है। पहली रसोई की रस्म के बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। गीता अपने कमरे में बैठी है, तभी लखन वहां आता है। लखन, मुझे नहीं पता था तुम्हारे घर वाले इतने जालिम हैं। गीता, मैंने तुम्हें बताया था ना, अरे मेरी माँ और बहनें तो उस 6 महीने के बच्चे को दूध तक नहीं पिलाने देती भाभी को। क्या? अब बस बहुत हो गया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। लखन की बात सुनकर गीता हैरान हो जाती है। अगले दिन घर में बट सावित्री व्रत का माहौल है। सुबह सुबह घर के बाहर 2 सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों से ढेर सारे फल, तरबूज, खरबूज, आम की पेटियां और महंगी मिठाइयां और शगुन के लिफाफे लेकर आए हैं। राम राम बाबूजी, साहब ने बिटिया की पहली बट सावित्री के लिए शगुन भिजवाया है। अरे वाह भाई वाह, राम 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 हवलदार जी। अरे भाग्यवान, अरे जरा बाहर तो आओ, देखो समधी साहब ने क्या आलीशान शगुन भेजा है। निम्बोली देवी, कलेशी और तीखी भागती हुई हॉल में आती हैं। इतना सारा सामान देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गीता अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ वो जो मुन्ना है वो दिखने में कितना गोरा चिट्टा और प्यारा है, लेकिन दीदी का रंग तो माँ जी, असली बात क्या है? अरे गीता बहू, वो जो सीता है ना, वो बेहद चरित्रहीन और उल्टा औरत है। तू खुद ही सोच के देख, वो मुन्ना कितना गोरा चिट्टा है और ये दोनों लड़कियां देख कैसी काली कलूटी भैंस जैसी गई हैं। निम्बोली देवी की बातें सुनकर गीता उनकी हाँ में हाँ मिलाती है ताकि सास उस पर भरोसा कर ले। अच्छा, ऐसी बात है माँ जी, अब से मैं भी उससे दूरी बनाकर ही रखूंगी। गीता की बात सुनकर निम्बोली देवी और दोनों नंदे खुश हो जाती हैं। निम्बोली देवी का पूरा भरोसा जीतने और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए गीता अगले 2 दिन तक जानबूझकर सास नंदों के सामने बेहद नेगेटिव और क्रूर बनने का नाटक करती है। वो अपनी साड़ी के डिजाइनर ब्राउज में लगे हिडन कैमरे को हमेशा ऑन रखती है। अरे ओए नौकरानी, सुबह के 5 बज गए और अभी तक मेरे कमरे में चाय नहीं पहुंची। चल पहले मेरे सैंडल साफ कर और फिर पूरे हॉल में दोबारा पोछा लगा। देख हरी काली, हमारी नई बहू का रब, चल काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा आज। निम्बोली देवी, कलेशी और तीखी तीनों गीता के सामने सीता पर टूट पड़ती हैं। कलेशी सीता के बाल पकड़कर खींचती है और तीखी उसकी मासूम बच्चियों को जोर से थप्पड़ मार देती है। गीता अपने कैमरे में सास और नंदों के खौफनाक और घिनौने अत्याचार को रिकॉर्ड करती है। अगले दिन दोपहर में जब मुन्ना भूख और प्यास से तड़प कर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन सास निम्बोली देवी सीता को उसे दूध तक नहीं पिलाने देती। मुन्ने की तबीयत बिगड़ जाती है। तब गीता के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो चुपके से रात के अंधेरे में कोठरी में सीता के पास जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इन भेड़ियों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था और पुलिस के लिए पक्के सबूत चाहिए थे, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अब आप रोना बंद कीजिए, मुझे सब सच बताइए। छोटी बहू, ये लोग सिर्फ मेरे सांवले रंग और गरीबी के दुश्मन हैं। मेरे पति विदेश में हैं और ये लोग मुन्ने को मुझसे छीन कर मुझे और मेरी बेटियों को भूखा मार देना चाहते हैं। बस भाभी, इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे इस ब्रोच के कैमरे में इनके जुल्म के सारे वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। कल आपकी ये देवरानी इनका वो हाल करेगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
अगली सुबह सीता हमेशा की तरह फटे कपड़ों में जमीन पर बैठकर पोछा लगा रही है और निम्बोली देवी सोफे पर ठाठ से बैठी है। तभी गीता अपने कमरे से सज धज कर हाथ में हंटर जैसी छड़ी लेकर बेहद रौबदार अंदाज में बाहर आती है और सीधे सोफे पर पैर रखकर बैठ जाती है। अरे ओए निम्बोली देवी, अपनी ये भारी तोंद उठाइए और रसोई में जाकर मेरे लिए 2 कप कड़क चाय और काजू का हलवा बनाकर लेकर आइए तुरंत। क्या बहू, ये क्या बदतमीजी है? तू मेरा नाम ले रही है, मुझसे काम कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? आपको क्या लगा था मम्मी जी कि मैं आपकी गुलामी करने आई हूँ? मैं एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर की बेटी हूँ और तीखी कलेशी। जरा रसोई में जाकर मेरे लिए मैंगो शेक और मैगी बना कर लाओ, वरना खाल उधेड़ दूंगी तुम दोनों की। गीता का ये भयानक और रौबदार रूप देखकर सास और दोनों नंदे अंदर से कांप जाती हैं और रोते हुए रसोई की तरफ भागती हैं। गीता फर्श पर पोछा लगा रही सांवली सीता और उसकी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर उन्हें इज्जत से सोफे पर बिठा देती है। दीदी, आरोही, पिंकी, तुम सब आराम से सोफे पर बैठो। अब इस घर में हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा। बहू, तू इस काली कलूटी को सोफे पर बिठा रही है, इसे बाहर निकाल इस घर से। चुप रहिए निम्बोली देवी, ये वीडियो देखिए जो आप लोगों ने कल भाभी के बाल नोचे और बच्चियों को मारा ना, उसका 1-1 सेकंड का वीडियो मेरे इस ब्रोच कैमरे में कैद है। अगर अब जरा सी भी जुबान चलाई तो ये वीडियो सीधे सोशल मीडिया और पुलिस स्टेशन जाएगा और पूरे खानदान को जेल की चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करवा दूंगी। ओ बाबा रे, माँ चुप हो जाओ, इसके पास तो वीडियो प्रूफ है, ये सच में जेल भिजवा देगी। अरे ओ ससुर जी, मुन्ने को उसकी असली माँ और हकदार के पास सौंपने का वक्त आ गया, लेकर आइए उसे। ससुर कंजूस सिंह पुलिस और वीडियो का नाम सुनते ही थर थर कांपते हुए अंदर से 6 महीने के बच्चे को लाकर गीता को थमा देते हैं। गीता उस बच्चे को सीधे सीता की गोद में रख देती है। लीजिए भाभी, अब मुन्ने को जी भर कर अपना दूध पिलाइए, मैं देखती हूँ कि कौन सी ताकत आपको रोकती है। अब घर का पूरा नजारा बदल चुका है। गीता ने सास ससुर को उनके आलीशान एसी वाली कमरे से निकालकर उस बिना एसी कूलर वाली अंधेरी कोठरी में शिफ्ट कर दिया है और वो बड़ा कमरा सीता और उसके बच्चों को दे दिया है। ओए कलेशी, तीखी, घुटनों के बल जाओ और पूरे घर में 3 बार डेटॉल डालकर पोछा लगाओ। अगर फर्श पर एक भी दाग दिखा तो रात का खाना बंद। दोनों नंदे रोते बिलखते हुए घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाती हैं। तभी गीता जानबूझकर पैर से चाय का कप फर्श पर गिरा देती है। भाभी, मेरी कमर टूट रही, मुझसे और पोछा नहीं लग रहा। जब अकेली बेचारी भाभी से तुम लोग दिन रात जानवर की तरह काम करवाते थे, तब तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होता था क्या? लो, अब ये फर्श फिर से गंदा हो गया, इसे दोबारा साफ करो। और मम्मी जी, रसोई में जाकर दीदी के लिए गरम गरम खाना बनाकर लाओ। निम्बोली देवी रोते रोते खाना बनाकर लाती हैं। गीता खाना टेबल पर रखवाती है। मम्मी जी, पहले इस खाने को आप खुद चखिए। मुझे क्या पता कि आपने मेरी भाभी को मारने के लिए इस खाने में कुछ मिला ना दिया हो। चखिए इसे और फिर अपने हाथों से निवाला भाभी के मुंह में डालिए। नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं मिलाया, ले बेटी खा ले। बहुत अच्छे। तीखी कलेशी, जाओ और भाभी और बच्चियों के सारे गंदे कपड़े अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर धो। और नियम याद रखना, एक बार में सिर्फ एक ही कपड़ा सुखाने छत पर जाओगी। बार बार ऊपर नीचे 50 चक्कर काटो ताकि बदन की चर्बी कम हो। दोनों नंदे चिलचिलाती धूप में कपड़े धोती और हांफते हुए छत के चक्कर काटती हैं। रात के 12 बजे गीता ससुर कंजूस सिंह को नींद से जगा देती है। ओ ससुर जी, उठिए, बच्चियों को रात में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। जाइए इस तपती गर्मी में बाहर जाकर अभी आइसक्रीम लेकर आइए तुरंत। हाँ बेटा, अभी लाया। और मम्मी जी, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? जाइए और दीदी के सिर में बादाम तेल से अच्छे से मालिश कीजिए और तुम दोनों इनके पैर दबाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय का शुद्ध दूध लेकर आना है भाभी के लिए। समझ गई सबकी सब? सुबह के समय दादा दादी रोते हुए मुन्ने को खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। बेटा, बच्चे को थोड़ी देर हमें खिलाने दे, थोड़ी देर खिलाने दे। खबरदार जो किसी ने भी इस बच्चे को छूने की हिम्मत की, अगर किसी ने भी भाभी से मुन्ना छीनने की कोशिश की तो सीधे हथकड़ी लगवा दूंगी। जेल की चक्की पीसने का शौक हो तो शौक से हाथ लगाओ। शाम के 5 बज चुके हैं। कंजूस सिंह अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए आराम करने की सोच ही रहे थे कि गीता हाथ में एक बड़ा सा नोटपैड और पेन लेकर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ओ ससुर जी, जरा उठिए। पिछले 5 सालों का पूरा हिसाब किताब मेरे हाथ में है। आपने मेरी जेठानी के मायके वालों से गरीब होने का ताना देकर जो 1.25 लाख रुपए नकद और सोने की चैन ऐंठी है, वो सारा पैसा आज मुझे वापस चाहिए। अरे छोटी बहू, वो तो शगुन का पैसा था। अब भला वो कहाँ से लाऊं?
अगर पैसा नहीं है तो शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। चलिए बाहर आंगन में जो कुआं है वहां से 25 बाल्टी पानी खींच कर लाइए। अरे राम रे, मेरी कमर टूट जाएगी। 25 बाल्टी पानी, अरे। और हाँ ससुर जी, पानी खींचते समय राधे राधे बोलना मत भूलिएगा। अगर एक भी बाल्टी कम हुई तो मेरे पुलिस ऑफिसर पापा को आपके इस काले धन का पूरा ब्यौरा देने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कंजूस सिंह कांपते हाथों से हाफते हाफते पानी की बाल्टियां लाकर सीता के बाथरूम से बाहर जमा करते हैं। निम्बोली देवी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगती है। रात के 1 बज रहे हैं। निम्बोली देवी दिन भर के काम से थककर चूर हो चुकी है और अपनी कोठरी में जा रही है। तभी गीता ताली बजाकर उसे वापस बुलाती है। मम्मी जी जरा रुकिए, रात की ठंडी हवा चल रही है, मेरी भाभी को सिर में दर्द है, जरा उनके लिए खास किस्म की कड़क अदरक और इलायची वाली चाय बनाकर लाइए। निम्बोली देवी रसोई में जाकर जैसे तैसे चाय बनाकर लाती है और कांपते हाथों से कप टेबल पर रखती गीता चाय का कप उठाकर देखती और जानबूझकर थोड़ा सा चक्कर फर्श पर थूक देती है। छी मम्मी जी, ये क्या बनाया? इसमें इलायची का स्वाद तो आ ही नहीं रहा और दूध इतना पतला। आपने जानबूझकर मेरी भाभी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसमें पानी मिलाया है ना? नहीं नहीं बहू, गिरधारी की कसम, मैंने पानी नहीं मिलाया। मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब सजा के तौर पर आप इस पूरी फैली हुई चाय को साफ करेंगी और रसोई में जाकर दोबारा नई चाय बनाएंगी। निम्बोली देवी घुटनों के बल बैठकर रोते रोते अपने पल्लू से फर्श साफ करती है। तीखी और कलेशी दूर खड़ी अपनी माँ की ये दुर्दशा देखकर थर थर कांपती हैं। अगले दिन निम्बोली देवी रोते हुए अपने बड़े बेटे राम को फोन करके बुला लेती है। राम विदेश से सीधा घर आता है और आते ही गीता पर चिल्लाने लगता है। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहनों से काम करवाने की? तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? गीता आगे बढ़कर झटके से राम का हाथ पकड़कर पीछे मरोड़ देती है। राम दर्द से चीख उठता है। अच्छा, तो तुम आ गए अय्याश जेठ जी। अपनी पत्नी को इन दरिंदों के हाथ में तड़पने के लिए छोड़कर तुम बाहर विदेश में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। माँ देखो इस बदतमीज औरत को, कौन है इसका बाप? बेटा शांत हो जा, इसका बाप बहुत बड़ा पुलिस कमिश्नर है। दहेज और घरेलू हिंसा के केस में ऐसा अंदर करवाएगी कि हम सब चक्की पीसेंगे। इसके पास हमारी वीडियो भी है। राम भी डर के मारे भीगी बिल्ली बन जाता है। गीता राम, नंदो और सास से धूप में बालकनी में खड़े होकर सारे कपड़े प्रेस करवाती है और घर के पालतू जानवर को चिलचिलाती धूप में बार बार घुमाने भेजती है। लगातार धूप में काम करने के मारे ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। सास निम्बोली देवी कोने में बैठकर उल्टियां कर रही है और दोनों नंदे चक्कर खाकर फर्श पर गिर जाती हैं। तीनों रोते हुए घिसटते हुए सीधे सांवली सीता के पैरों में गिर जाते हैं। बहू हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तेरे रंग और गरीबी का मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दे। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं छोटी बहू, अब रहने दो। ये सब मेरे बड़े हैं, इनकी सजा बस पूरी हो चुकी है। प्लीज इन्हें माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। ठीक है भाभी, सिर्फ आपके कहने पर मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो सबके सब। अगर आज के बाद इस घर में रंग भेद हुआ या काले गोरे या अमीर गरीब के चक्कर में मेरी भाभी या इनकी बच्चियों के साथ जरा सा भी अन्याय हुआ तो ये सारे वीडियो सीधे पुलिस में जाएंगे। तभी दरवाजे पर गीता के पिता चालू पांडे 2 हवलदारों के साथ आते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं आज से ही 2 हवलदार इस घर के बाहर तैनात कर देता हूँ। अगर इस घर में बड़ी बहू पर कोई भी अन्याय होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं देखूंगा। पूरा खानदान हाथ जोड़कर सहम जाता है। राम भी अपनी गलती मानकर सीता के पैर छूता है और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर हमेशा के लिए सीता के साथ सम्मान से रहने का वादा करता है। गर्मियों की एक सुहानी शाम है। पूरा परिवार गिले शिकवे भुलाकर बाहर एक सुंदर पार्क में पिकनिक मनाने आया है। सांवली सीता और गोरी गीता दोनों आराम से कुर्सियों पर बैठी हैं। ससुर जी बच्चों को हंसते हुए आइसक्रीम खिला रहे हैं और सास निम्बोली देवी मुस्कुराते हुए दोनों बहुओं को अपने हाथों से जूस पिला रही है। पूरा परिवार एक साथ हंसते खेलते हुए फोटो खिंचवाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे काली बहू के लिए ससुराल से लड़ने वाली देवरानी ने अपनी जेठानी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। क्या आपको भी लगता है कि आज के समाज में या आपके आसपास भी कोई ऐसा घर है जहां बहुओं के रंग रूप की वजह से या उनके अमीर गरीब होने की वजह से उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।